तो हम पढ़ रहे थे संबंध एवं फलन, और कल जो हमने क्लास की थी उसमें हम पढ़ चुके थे संबंध के बारे में, क्या होता है संबंध। तो उसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट किया था संबंध के प्रकार, और संबंध के प्रकार में हमने बोला था यहाँ पर कि संबंध जो है यहाँ पर कौन कौन से आपको इसके प्रकार पढ़ने को मिलेंगे। तो हमने बोला था कि पहला तो है वो होगा आपका क्या, रिक्त संबंध। दूसरा जो था वो था हमारा सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। तीसरा जो हमें यहां पढ़ने को मिलेगा वो होगा स्वतुल्य संबंध। चौथा जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो होगा हमारा सममित संबंध। पांचवा जो हमें यहां पढ़ने को मिलेगा वो होगा क्या, हमारा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। और जो सबसे लास्ट में है वो हमें पढ़ने को मिलेगा क्या, तुल्य संबंध। तो ये संबंध जो है कल हमने लिख लिए थे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं पहला वाला क्या, रिक्त संबंध। बाकी को मैं हटा देता हूं और हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है कौन सा, रिक्त संबंध। तो देखो नाम से ही यहां पर हमें प्रतीत हो रहा है रिक्त संबंध, ऐसा संबंध जिसमें कोई अवयव नहीं होगा। कोई कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि संबंध क्रमित युग्मों का क्या होता है, एक समुच्चय ही होता है, यानी संबंध एक समुच्चय ही है। अब उस समुच्चय में अगर कोई भी अवयव नहीं होगा, तो जैसे आप बोलते थे ना रिक्त समुच्चय, तो संबंध वाले समुच्चय में अगर कोई अवयव नहीं होगा तो वो कौन सा संबंध हो जाएगा आपके पास, रिक्त संबंध हो जाएगा। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कैसे संबंध जो है रिक्त होगा। देखो मान लीजिए मैं ए बराबर ले लेता हूं आपके पास क्या, 0 1 2 और 3, ये भी ले लिया मैंने। और यहां मैं ले लेता हूं बी, आपका जो दूसरा समुच्चय है, दो समुच्चय में ले रहा हूं, ए हमने ले लिया है, बी में यहां पे ले रहा हूं -3 -2 -1, ये मैंने ले लिया। और हम क्या करना चाहते हैं, आर एक संबंध है, कहां से कहां परिभाषित करना चाहते हैं, ए से बी हम इसको परिभाषित करना चाहते हैं। तो क्या होगा, परिभाषित करना चाहते हैं और किस प्रकार परिभाषित करना चाहते हैं, मैं यहां ये भी लिख देता हूं आपके सामने, x, y, जहां y का संबंध x से तब ही बनेगा जब वो इस बाध्यता को फॉलो करेगा। y = x + 1 में यहां पे लिख देता हूं, जहां x जो है अवयव होगा a का और y जो है अवयव होगा b का। अब आइए संबंध बनाने का प्रयास हम करते हैं यहां पर। तो ये रहा हमारा समुच्चय A, सारे अवयव बताए जाएंगे x से, बोला भी है x बिलोंग्स टू A। और ये रहा हमारा दूसरा समुच्चय B, सारे अवयव बताए जाएंगे y से, ये लिखा हुआ है y बिलोंग्स टू B। अब आइए बिना देरी करते हुए हम A के अवयव लिख लेते हैं, 0 1 2 and 3। और B के में अवयव लिख लेता हूँ यहाँ पर -3 -2 and -1। अब मैं पता करना चाह रहा हूँ भाई कि 0 का संबंध समुच्चय B के किस अवयव से होगा, तो उसी अवयव से होगा जो इस प्रॉपर्टी को, इस विशेषता का अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा इसको। तो रखिए x की जगह 0, 0 का संबंध किससे होगा, y = क्या मिलेगा आपको, 1। 0 का संबंध 1 से होगा, लेकिन 1 तो है ही नहीं b में, देख लीजिए, यानी 0 का संबंध होगा ही नहीं। अच्छा 1 रख दीजिए आप, x की जगह 1 रखिए तो y = कितना आएगा, x की जगह 1 रखने पर 2 आएगा। तो क्या 1 का संबंध उधर 2 से बनेगा, 2 तो है ही नहीं, होगा तो बनेगा। तो 1 भी नहीं यहाँ पर कनेक्ट हो पाया, जुड़ पाया है उधर, ऐसे ही 2 भी नहीं जुड़ेगा और ऐसे 3 भी नहीं जुड़ेगा। तो संबंध एक जो समुच्चय है वो खाली ही रह जाएगा, यानी कि फाई हो जाएगा। रिक्त समुच्चय को आप फाई से बताते हैं ना। तो इस प्रकार का जो फिर संबंध है जहां समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी से संबंधित नहीं होगा, खाली रह जाएगा, तो वो होगा क्या, आपका रिक्त संबंध। बात समझ में आई होगी आपको। तो अगला जो संबंध है, अगर हमने रिक्त संबंध पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो अगला जो संबंध है हमारा आने वाला है कौन सा,
सार्वत्रिक संबंध। कौन सा संबंध भाई? सार्वत्रिक संबंध। तो देखो सार्वत्रिक संबंध क्या होने वाला है? सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमने कल पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि जो संबंध है ना, अगर मान लीजिए वो ए से बी में समुच्चय, ए से समुच्चय बी में परिभाषित हो रहा है। देखिए संबंध स्थापित या बताने के लिए हमें दो अरिक्त समुच्चयों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हम दो अरिक्त समुच्चय ले। हम हमारे संबंध को ए से भी बता सकते हैं कि ए से ए में ही परिभाषित हो रहा है, तो दो अलग अलग समुच्चय हर बार ले, ऐसा जरूरी नहीं है। केवल एक समुच्चय हमारा होगा तो एक समुच्चय से उसी समुच्चय में भी संबंध स्थापित हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आर एक संबंध है, ए से बी में परिभाषित है, तो कल हमने इन दोनों का कार्तीय गुणन भी पढ़ा था, ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी होता है। तो हमने बोला था, बहुत सारी बातें लिखी थी संबंध के बारे में, जहां पर एक बात यह भी आई थी कि जो संबंध होता है ना, वो ए क्रॉस बी, जो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन आएगा, उसका क्या होता है? उप समुच्चय होता है। उसका क्या होता है? उप समुच्चय होता है। अब क्या हो अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये उप समुच्चय तो होता है, लेकिन मैं यहां पर अगर ये जो है यहां पर आपके निशान लगा दूं, प्रतीक लगा दूं, सिंबल यूज कर लूं, मैं इक्वल का, बराबर का यहां पर मैं प्रतीक यूज कर लूं, तो मैं बोलूंगा क्या हो अगर संबंध ए क्रॉस बी के बराबर ही हो जाए? क्या हो अगर संबंध जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर ही हो जाए? तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका जो वो संबंध है वो कौन सा संबंध कहलाएगा? आपके सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। कौन सा संबंध कहलाएगा आपका? वो सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। यानी कि जहां पर आप बोल रहे हैं कि संबंध उप समुच्चय होता है दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का, जहां ए से बी में परिभाषित हो रहा है, जैसे यहां हम बात करें ए से बी में परिभाषित हो रहा है संबंध, दोनों का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, संबंध है उप समुच्चय ए क्रॉस बी का, और अगर ये बराबर हो जाता है ए क्रॉस बी के ही, यानी जितने अवयव संबंध नामक समुच्चय में होंगे उतने ही अवयव दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में और एक जैसे अवयव होंगे, तो फिर वो संबंध कौन सा संबंध हो जाएगा? आपका सार्वत्रिक संबंध। यानी कि आप शॉर्ट में ही बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ना, ये क्या है? सार्वत्रिक संबंधी है। क्या है? ये आपका सार्वत्रिक संबंधी ही है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उदाहरण हमने कल लिया ही था सार्वत्रिक संबंध का, तो ज्यादा हम इसको अब आगे बढ़ाएंगे नहीं। आइए अब हम जो है अगला वाला संबंध जो प्रकार है आपका उसको स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 3 अब आपका आ जाता है कौन सा? स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध आ जाता है भाई? स्वतुल्य संबंध। तो इससे पहले हमने क्या कहा था कि वैसे संबंध स्थापित करने के लिए दो अरिक्त समुच्चयों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर एक भी हो तो भी काम आपका चल जाएगा, और वही मैं यहां पर आपके सामने करने वाला हूं। क्या कि मान लीजिए आर कोई संबंध है जो ए से ए में ही परिभाषित है। मान लेते हैं आर कोई संबंध है जो कहां से कहां परिभाषित है? ए से ए में ही परिभाषित है। तो ये संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि जितने भी अवयव बोला मैंने, जितने भी अवयव, उसके लिए मैं यहां पर सिंबल यूज करता हूं फॉर ऑल। क्या सिंबल है? फॉर ऑल, जो बताएगा जितने भी अवयव उपस्थित है समुच्चय ए में, बिलोंग्स टू ए, के लिए इंप्लाइज दैट, के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी अवयव एक्स समुच्चय ए में उपस्थित है उनके लिए एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो। मैंने बड़ी टेक्निकल यहां पर लैंग्वेज यूज कर ली है, अब इसका मैं मतलब भी समझाऊंगा। ये तो आपने मानक जो है परिभाषा के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब मैं देखो इसका मतलब समझाता हूं। क्या बोला कि स्वतुल्य संबंध होगा, ए से ए में परिभाषित कोई संबंध है वो
कि ए के अंदर जितने भी अवयव हैं एक्स, ए के सारे अवयवों को हम यहां एक्स से बता रहे हैं, तो उन सारे अवयव का संबंध अगर खुद से ही हो जाए, यहां पर एक्स कोमा एक्स बोला है ना आपने, तो आपने कल कहा था कि संबंध के क्रमित युग्म में प्रथम अवयव का संबंध दूसरे अवयव से होता ही है। तो यहां पर जितने भी अवयव हैं अगर उसका संबंध खुद से ही हो जाए तो फिर ऐसा संबंध क्या कहलाएगा? आपके स्वतुल्य संबंध। ये जो आपने लिखा है ना क्रमित युग्म x कोमा x बिलोंग्स टू r, तो आपको पता है कि संबंध वाले समुच्चय में जो अवयव आएंगे वो कैसे किस अवस्था के या किस तरीके के होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? क्रमित युग्म की फॉर्म में होते हैं, क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो संबंध क्या होगा? स्वतुल्य होगा। अब और भी अच्छे से इसको समझने के लिए आइए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि ए समुच्चय है, किसका समुच्चय है? समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। जैसे आप इस बोर्ड को समतल मान सकते हैं, मान सकते हैं क्या? बोर्ड समतल है और इसके ऊपर आप जितनी भी लाइन यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं कीजिए। उन सभी लाइन के सभी रेखाओं के समुच्चय को यहां कौन बता रहा है? ए बता रहा है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, अब आर एक संबंध है, क्या है भाई? आर एक संबंध है जो ए से ए में परिभाषित है। और किस प्रकार परिभाषित है ये मैं आपके सामने लिख देता हूं। x कोमा y क्रमित युग्म का समुच्चय होता है, जहां x का संबंध y से तभी होगा जब x समांतर हो किसके? y के। ध्यान रखना, यहां पर जो है आपका x है और ये जो आपका y है, ये दोनों क्या है? रेखाएं हैं। क्योंकि समुच्चय किसका लिया है आपने? रेखाओं का। तो ये x किसको बिलोंग करेगा? आपका a को। और ये y भी किसको बिलोंग करेगा? आपका a को, क्योंकि b तो है ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो x बिलोंग करेगा a को, y भी बिलोंग करेगा किसको? a को। और x का संबंध y से तभी होगा जब x किसके समांतर होगा? y के। मतलब x भी रेखा हुई, अगर संबंध समुच्चय a को अगर x बिलोंग कर रहा है तो a तो रेखाओं का समुच्चय है, यानी x रेखा है और y भी क्या है? रेखा है। तो दो रेखाओं में संबंध तभी होगा जब वो आपस में क्या होगी? समांतर होगी। अब आपको बताना है क्या ये संबंध स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं? देखो, ध्यान से देखना भाई। फॉर ऑल का मतलब जितनी भी अवयव समुच्चय ए में है, समुच्चय ए में अवयव कौन है? रेखाएं। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए के लिए स्वतुल्य कब होना है? जब आपकी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि जितने भी अवयव हैं समुच्चय ए में उनका संबंध क्या होना चाहिए? खुद से ही होना चाहिए। उनका संबंध क्या होना चाहिए? खुद से ही होना चाहिए, तब जाके वह स्वतुल्य होगा। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए के लिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इंप्लाइज दैट x के समांतर होगा। x के समांतर होगा। x क्या है यहां पर? रेखा। तो क्या कोई भी रेखा खुद के समांतर हो जाती है क्या? 9th 10th 8th में आप पढ़ते आते हैं कि कोई भी रेखा क्या होती है? खुद के समांतर भी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने ये रेखा यहां पर ले ली है l, तो क्या ये l खुद l के समांतर है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो इसका मतलब यहां पे जो हम लिख रहे हैं x के समांतर होगा या होता है, होगा क्या? होता है। ये वर्ड यूज कर लेते हैं हम इसकी जगह, x के समांतर होता है। तो आप क्या बोलोगे कि ऐसा होता है तो x समांतर x है, और अगर ऐसा है x समांतर x है तो इसका मतलब ये इंप्लाइज क्या हो गया कि x कोमा x बिलोंग्स टू क्या है? R है। यानी जितनी भी रेखा a में होगी वो सब क्या होगी? अपने समांतर ही होगी। सारी की सारी जितनी भी रेखाएं हैं कहीं भी समतल में कहीं पर भी वो खुद के समांतर होगी। अगर वो खुद के समांतर हो जाती है तो इसका मतलब ये अवयव x कोमा x ये किसको बिलोंग करेगा? R को। जहां इसका मतलब क्या होगा? x समांतर है खुद x के, यानी x का संबंध हो गया खुद x से। जितने भी हैं
x नाम के अवयव समुच्चय ए में, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। तो ये क्या है आपका स्वतुल्य है, तो मैं क्या बोलूंगा, अतः संबंध R क्या है आपका स्वतुल्य है। बात समझ में आ रही है। चलिए, हो सकता है इस एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर नहीं हुआ हो, कुछ दिमाग में कंफ्यूजन छूट गए हो, तो एक और एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं। देखो, इसको हटा देता हूं मैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर ले लिया है, थोड़ा अंकों वाला लेता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। a इज इक्वल टू 0, 1, 2 और ऐसा लेने के बाद R एक में संबंध स्थापित कर रहा हूं जो कहां से कहां है, A से A में है। ध्यान देना। और किस प्रकार है कि x, y आता है, y या x y से तभी संबंधित होगा जब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, जहां x और y दोनों किसके अवयव हैं, एक के ही अवयव हैं, दो अलग अलग। तो x और y दोनों किसके अवयव हो गए, समुच्चय एक के अवयव हो गए। अब आपको बताना है क्या ये स्वतुल्य है, जरा सोचिए थोड़ा सा, तब तक मैं ये मिटा देता हूं। स्वतुल्य होने के लिए जितने भी हैं सबका संबंध खुद से ही होना चाहिए भाई। एक भी छूट गया ना, और बाकी जैसे 3 है, 3 में से 2 के संबंध खुद से आ रहे हैं, एक का नहीं आ रहा, तो फिर भी स्वतुल्य नहीं होगा। आओ इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2 वृत्त में यहां पे बना लेता हूं, ये a, इधर भी a, ठीक है। 0, 1, 2, 0, 1, 2। अब आप देखो 0 का संबंध किससे होगा भैया, उधर इधर वाले a के अवयव 0 का, उधर वाले a के अवयव किस अवयव से, तो यहां रख दीजिए, x की जगह 0 रखिए, 0 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या मिली, 0 ही मिली, तो 0 का संबंध 0 से। 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का संबंध 1 से। बड़ी मजे वाली बात हो रही है, खुद का संबंध खुद से आ रहा है। 2 रखिए, 2 का संबंध, 2 का स्क्वायर 4, 2 का संबंध 4 से। ओ, 2 का तो कोई संबंध ही नहीं बना, 2 खाली छूट गया। अब 2 खाली छूट गया, तो यहां पर अगर आप संबंध को समुच्चय रूप में लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, 0 का संबंध 0 से, 1 का संबंध 1 से, बाकी नहीं है। तो अब यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य क्यों नहीं है, मैंने क्या कहा था कि जितने भी अवयव समुच्चय ए में हैं उनका संबंध खुद से ही होना चाहिए। यह स्वतुल्य जब होता जब इसकी जगह पर ये आता, 0 का 0 से, 1 का 1 से और 2 का 2 से, ये नहीं आया ना यहां पर, इस वजह से ये स्वतुल्य आपका नहीं है। तो अब मैं आप ऐसा मान रहा हूं कि अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई परेशानी आपको रहनी नहीं चाहिए यहां पर। अगेन मैं मान लेता हूं कि A आपका वही समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। दिख रहा है क्लियरली आपको, समतल में रेखाओं का समुच्चय है। और R एक संबंध है जो कहां से कहां परिभाषित है भाई, A से A में ही परिभाषित है। और किस प्रकार परिभाषित है, R इक्वल टू x, y, जहां x और y के बीच में संबंध तब ही बनेगा जब x तथा y परस्पर क्या हो, लंबवत हो। x और y के बीच में संबंध तब ही बनेगा जब ये क्या हो, परस्पर लंबवत हो, जहां x और y दोनों किसके अवयव हों, समुच्चय A के अवयव हों। सोचिए वापस, तब तक मैं इसे हटा देता हूं। क्या ये संबंध स्वतुल्य होगा? लगाया दिमाग कि स्वतुल्य होने के लिए क्या जरूरी है? स्वतुल्य होने के लिए साहब ये जरूरी है
लिखा भी हुआ है मैंने, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए जितने भी अवयव समुच्चय ए में हैं या समुच्चय ए रेखाओं का है, तो जितनी भी रेखाएं समुच्चय ए में हैं उनके लिए बात हो रही है यहां पर। तो ऐसा होना चाहिए, जितनी भी रेखाएं समुच्चय ए के लिए हैं वहां पर x बिलोंग्स टू r आना चाहिए। x बिलोंग्स टू r तो तब ही आएगा ना जब x का संबंध x से होगा। और x का संबंध x से किस प्रकार यहां पर होगा कि दो रेखाएं आपस में संबंधित तभी होगी, x और y दो रेखाएं आपस में तभी संबंधित होगी जब परस्पर लंबवत होगी। तो इसका मतलब अगर यह आ रहा है तो इसका मतलब तो यहां पर यह होना चाहिए कि x लंबवत है x के ही, कि x और y में संबंध तब होगा जब x y या y x के लंबवत होगा। तो x बिलोंग्स टू r कब होगा? जब x के लंबवत होगा। अब आप ये देखिए, क्या कोई रेखा खुद के लंबवत होती है क्या? कोई रेखा खुद के समांतर तो हो सकती है, लेकिन लंबवत कैसे हो सकती है? लंबवत तो ऐसे होती है भाई। तो मैं कहूं क्या ये रेखा इस दूसरी रेखा के लंबवत है, खुद के लंबवत है? नहीं है। ये इसके लंबवत है क्या? ये खुद के लंबवत है? नहीं है। तो कोई भी रेखा खुद के लंबवत हो नहीं सकती। अगर हो नहीं सकती तो मैं क्या बोलूंगा? बिलोंग्स टू आर और नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या फिर ये स्वतुल्य है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स्वतुल्य क्या है। अगला हम बढ़ते हैं सममित संबंध, इसको भी हम देख लेते हैं। अगला सममित संबंध, बहुत अच्छे टॉपिक यहां पर चल रहे हैं, अच्छे संबंध के प्रकार चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो अगला कौन सा है हमारा? कौन सा नंबर का है? चौथे नंबर का है, नंबर 4, संक्रामक। नहीं, संक्रामक नहीं, संक्रामक तो बाद में है। सममित, सममित संबंध। अच्छा, आप सममिति समझते हैं? सममिति, सममिति, सम समान, मिति मापन, समान मापन पढ़ते होंगे ना। कि जैसे मान लीजिए मैं कोई यहाँ पर एक आकृति बना देता हूँ, ये लीजिए एक समबाहु त्रिभुज मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब मैं इसको ऐसे काटूं, इस तरीके से काटूं कि बाईं तरफ जितना आया है उतना ही दाईं तरफ आए। ये LHS वाला पार्ट, ये RHS वाला पार्ट, क्या दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के समान होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि आपने कौन सा लिया है यहाँ पर? विषमबाहु त्रिभुज लिया है। तो इसे बोलते हैं सममिति। मतलब जहां से आप उसे डिवाइड कर रहे हैं उसके बाईं तरफ और उसके दाईं तरफ जो पार्ट आ रहा है, जो भाग आ रहा है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। मिरर इमेज समझते हैं ना? दर्पण छाया हो तो उसे हम बोलते हैं सममित। अब इतना हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि इसका नाम है सममित संबंध। अब देखो कि सममिति कैसे डिसाइड होगी। यहां पर देखिए, ध्यान है सबका? हाँ, R एक संबंध है जो कहां से कहां परिभाषित है? A से A में परिभाषित है। अब ये सममित संबंध होगा यदि फॉर x, y बिलोंग्स टू A के लिए यदि x, y बिलोंग्स टू R हो, तब y, x भी R का अवयव होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो ही आपका संबंध क्या है? सममित संबंध है। क्या कहा मैंने? ध्यान से देखिए कि दो आपने अलग अलग अवयव लिए समुच्चय ए के, और उसमें आपने बोला
कि अगर x का संबंध y से है, ऐसा दिया हुआ है, x का संबंध y से दिया हुआ, ये दिया हुआ है, और ये दिया हुआ होने पर अगर आप ये बताने में सफल हो जाओ कि x का y से है, और हमने ये बता दिया कि नहीं साहब y का x से भी है, तो फिर जो आपका संबंध होगा वो कौन सा संबंध होगा? सममित संबंध होगा। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं, देखिएगा, ज्यादा कोई कठिन काम नहीं है। मैं ले लेता हूं यहां पर a इक्वल टू 1 2 3। R एक संबंध है जो a से a में परिभाषित है। मैं थोड़ा सा इजी वे कर रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए सममित संबंध होता क्या है। अब R के अंदर जो अवयव है, देखो मैं इसको अब जो है रोस्टर रूप में लिख रहा हूं संबंध को, ध्यान देना कि एक का संबंध एक से है, एक का संबंध दो से है, एक का संबंध तीन से भी है, फिर दो का संबंध दो से है, दो का संबंध एक से है, दो का संबंध तीन से है, ठीक है, तीन का संबंध एक से है और तीन का संबंध तीन से है। यह मैंने संबंध को रोस्टर रूप में लिख दिया है, ठीक है। अब आपसे मैंने प्रश्न कर लिया, बताइए बच्चों क्या यह स्वतुल्य है? क्या यह स्वतुल्य है? तो स्वतुल्य फटाफट दिमाग में आएगा कि जितने भी अवयव है ना एक के, उनका संबंध खुद से होना चाहिए। तो एक है, एक का संबंध एक से है, हाँ जी है। फिर दो है, दो का संबंध दो से है, हाँ जी है। तीन का संबंध तीन से है, हाँ जी है। इसका मतलब ये स्वतुल्य है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये सममित भी हैं? तो सममित के लिए हमने क्या कहा था कि अगर x का संबंध y से है तो y का भी x से होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखें, हाँ यहां क्या दिख रहा है आपको? एक का संबंध दो से है, ये दिया हुआ है। तब आपको क्या देखना है, क्या दो का एक से है क्या? ये रहा जस्ट नीचे है, ठीक है। अच्छा और देखो, एक का तीन से है, तो अब आपको क्या देखना है? तीन का एक से है क्या? हाँ जी ये रहा, मिल रहा है भाई, ये तो इसका मतलब सममित है। क्या समझे आप? सममित है। लेकिन एक चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? कि जितने ऐसे अलग अलग संबंध बन रहे हो ना, उसको सभी को उल्टा करके देखना होता है आपको। ये नहीं कि दो मिल गए, तीन मिल गए, मजा हो गया, नहीं। यहां एक और है जिसपे आपका ध्यान जाएगा नहीं जनरली, ये दो का संबंध तीन से बन रहा है यहां। अब आप बताइए मुझे, क्या यहां पर अब तीन का संबंध दो से है क्या? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो भले ही एक का संबंध दो से होने पर दो का संबंध एक दिख गया, एक का संबंध सॉरी एक का संबंध तीन से होने पर तीन का संबंध एक से दिख गया। लेकिन एक चीज और है, यहां पर दो का संबंध तीन से है, इसके लिए आपको तीन का संबंध दो से नहीं दिखा। इसका मतलब ये सममित नहीं है। आए बात समझ में? तो मैं मानता हूं कि यहां तक अब आपको समझ में आया होगा। अब हमारे दो संबंध और बचे हुए हैं। कौन कौन से बचे हुए हैं? हमारे बचे हुए हैं